अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा है 700 सीरीज, कैसी लगी 700 सीरीज? बहुत जोर की लगी 700 सीरीज। 700 के अंदर पूरी एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, उसको रटा लगाना। फिर 701 में कैम, उसको ड्राफ्ट करना। फिर 705 में मॉडिफिकेशन, उसको भी ड्राफ्ट करना। फिर 706 में थोड़ा सा रटा, उसको भी लिखना है। फिर 705 706 कंबाइन होकर भी आता है। फिर इसका एक और भाई भी है, वो आपने अभी तक शायद ना पढ़ा हो आज, 570 गोइंग कंसर्न, वो मंडे को कवर कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अब आप लोग मैच्योर हो गए। इसका मतलब है कि अब आप लोगों ने जो आसान एरियाज थे फिल वक्त, 11 बहुत आसान, 12 वावा आसान, 2 बहुत ही आसान, प्रिंसिपल्स बताने के बाद 13 उससे भी आसान हो गया, 1 वैसे ही आसान सा। इसका मतलब है कि असल काम तो आपने आज शुरू किया, इससे पहले तो आपके साथ शुगल हो रहा था। और शुगल में आपने अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकनली रॉन्ग, 25 से 30 नंबर का पोर्शन तो कवर कर चुके हैं। ये 5 चैप्टर्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 नंबर के लिए टेस्ट हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आई कैन से 1/3 ऑफ योर पेपर। ऐसा ही है। तो इस 1/3 में से क्या सीखा है अभी तक? इस 1/3 में से क्या सीखा है? बहुत ही हाई साइड पे जाऊं तो 1/3, और अगर लोअर साइड पे आऊं तो 1/4। क्या सीखा है? क्या सीखा है? क्या आप लोगों ने ये सीख लिया कि इन एरियाज में से अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करना है? कैसे हासिल करना है? रटा लगा के। वो तो 11, 12 और 2 तो रट्टे से हो जाएगा। 13 में थोड़ा सा आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। 1 एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट रटा, मगर कंपनीज एक्ट अपने अंदर एक साइंस है, उसमें भी रटा है। तो मेरा ख्याल से अगर हम सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो यहाँ तक का जो 1/4 या 1/3 है वो रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू अदर अपकमिंग एरियाज। रिपोर्ट्स, फिर एविडेंस, सब्सटेंटिव, सैम्पलिंग, कंट्रोल्स, फ्रॉड, रिस्क, आगे की चीज़ें बनिस्बत मुश्किल है। तो पहले तो आपने संडे वाले दिन ये इंश्योर करना है, एक दफ़ा बैठ के ख़ुद को असेस कीजिएगा, क्या 1/4 या 1/3 ऑफ द कंटेंट कवर्ड है। यहाँ से आपको मिलेगी अगली मोटिवेशन। ये कौन? यहाँ से आपको मिलेगी अगली मोटिवेशन। अभी तक की मोटिवेशन क्या कहती है? पेपर हो जाएगा पास। इसी चीज़ को साथ लेके चलना। अगर ये किसी दिन ख़राब हुई, किसी दिन अगर आप ये सोच के बैठ गए कि नहीं यार पेपर तो मुश्किल लग रहा है, सर ने भी क्लास में डरा दिया था, मुझे वैसे ही नहीं आता, तो सोने पे सुहागा, IQ तो वैसे फेल कर देता है, तो फिर पेपर कभी भी पास नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कम तैयारी के साथ जाते हैं एग्ज़ाम में और पास हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत ही पढ़ा होता है मगर एग्ज़ाम में जाके वो पैनिक कर जाते हैं। तो आपने अपने आप को दोनों एक्सट्रीम से बचा के रखना है। इतना भी नहीं पढ़ लेना कि एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, इतना कम भी नहीं पढ़ना कि एग्ज़ाम में वो चीज़ जहन में ही ना आ रही हो। तो यू हैव टू बी एट अ बैलेंस। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? आइए शुरू करते हैं 705 706 की कहानी। रजिस्टर खोलने कुछ बातें लिख लें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। या रब्बुल आलमीन इन बच्चों को इस एरिया में हौसला, हिम्मत, ताकत और जज्बा और रहनुमाई फरमाना और इनके साथ साथ रहना
ये एरिया एग्जाम में मिनिमम 15 नंबर के लिए तो आता ही आता। हमारी इज्जत आपके हाथ में है। क्या हम आपसे अपनी इज्जत की क्या आप हमारी इज्जत बचाएंगे या इज्जत लुटवाएंगे? चले लिखिए, लिखें 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 लिखें। रूल नंबर 1, चैप्टर 14 का ये एरिया शुरू करने से पहले आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मटीरियलिटी का, जो कहाँ पाई जाती है। अगर मैं आईकैप की बुक का रेफरेंस दूं चैप्टर नंबर 3 में, और वहाँ से भी जस्ट अगर आपको डेफिनेशन का आइडिया है तो मेन जो क्रक्स वहाँ से उठाना है वो उसका एक टेबल है। देखा है वो टेबल, बेंचमार्क वाला टेबल, पता है? वहाँ पे वो आपको कुछ बेंचमार्क्स दे रहा है और कुछ कंपनीज का रेफरेंस दे रहा है कि इस तरह की कंपनी में आपने ये वाला बेंचमार्क लगाना है जिसकी स्पेसिफिक परसेंटेज ये है। नॉर्मली 99.99% ऑफ द टाइम जो कंपनी आपको आईकैप देगा दैट विल बी अ लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी के लिए जो बेंचमार्क है वो दो में कंफ्यूज कराता है। एक है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक है नेट एसेट्स। आपने यूज कौन सा करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और दूसरी बात, उसके अंदर परसेंटेज कौन सी लेनी है? 5%। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे विजिट करेंगे आईकैप के सवालों में या उसके सॉल्यूशंस में, तो आपको नजर आएगा कि वो 10% यूज करता है। तो उस चीज से आपने पैनिक नहीं होना। वो 10 अब नहीं है, अब क्या है? 5। और अगर आप चाहें तो उसको 10% जेन में रख के आंसर कर दें, आंसर फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी? ज़्यादा मटेरियल। तो आंसर वही आएगा, मगर परसेंटेज यूज कितनी करनी है? 5%। स्टेप 1, जब भी आपको क्वेश्चन आता है रिपोर्ट्स के एरिया का, तो सबसे पहले आपने जहन में क्या निकाल लेनी है? मटीरियलिटी। और इसका बेंचमार्क मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे वेरीफाई करना है। स्टेप 2, डिवाइड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड विद ऑल द बेंचमार्क्स एक्सेप्ट लॉस बिफोर टैक्स। यानी कि स्टेप 1 इज ऑल अबाउट मटीरियलिटी। स्टेप 2, डिस्कस करना है आपने इशू और बताने हैं प्रोसीजर्स। क्या बताने हैं? रेलेवेंट प्रोसीजर्स जो कि आप लगाएंगे रिपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब प्रोसीजर भी 3-4 तरह के हैं, तो ये स्पेसिफिक किसकी बात करेगा? रिपोर्ट्स में यूज होने वाले प्रोसीजर्स। और नॉर्मली ये क्या कहलाते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, थोड़ा बड़े वाला वर्ड यूज कर लें, टेस्ट ऑफ डिटेल। स्टेप 3, आपने क्या डिस्कस करना है? ऑडिटर क्या करेगा, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। एंड देन स्टेप 4, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, और उस रिस्पॉन्स की बेस पे आप अपनी रिपोर्ट पे किस तरीके का इम्पैक्ट दे रहे होंगे। अगर तो आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना आंसर ड्राफ्ट करेंगे तो हमेशा परेशानी से बचे रहेंगे। वरना क्या होगा? कोई सवाल आईकैप ने किसी और पैटर्न पे सॉल्व किया है तो कोई किसी और पैटर्न पे सॉल्व किया होगा, तो आप हमेशा उलझते रहेंगे कि यार मैंने किस पे सॉल्व करना। तो आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है जिसको आपने परमानेंटली फॉलो करना है, चाहे सवाल 5 नंबर का है, चाहे 7 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है, चाहे 20 नंबर का है। यहाँ तक बात समझ आती है? आइए इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं जी। आखिरी ये वाला मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? क्या मैनेजमेंट अपनी गलती को ठीक करती है या नहीं करती? क्या मैनेजमेंट आपका स्कोप लिमिट करने से रोकती है या नहीं रोकती? उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा, और फिर उनके रिस्पॉन्स के मुताबिक आपने अपनी रिपोर्ट पे क्या देनी है? ओपिनियन देनी है। ये चार्ट तो क्लियर है? इस चार्ट के ऊपर दोबारा से डिबेट करने की जरूरत तो नहीं है।
मैं एक दफ़ा बस मुदस्सिर भाई एक दफ़ा जूम करके ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखा दे ताकि जिनके पास ना हो वो कम से कम उसको बना लेंगे ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। बस हल्का सा जूम करके वापस ले आए, वो पॉज कर लेंगे वहाँ पे। डन। अब एक सवाल देखते हैं, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड। अच्छा एक चीज़ और, ऑडिट के पेपर में अगर आपने कामयाब होना है तो क्वेश्चन की रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको, स्पेशली रिपोर्ट्स के सवालों की रीडिंग, रिस्क के सवालों की रीडिंग, फ्रॉड के सवालों की रीडिंग। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 इज रुपीज 790 मिलियन। कंपनी 3 साल की वारंटी देती है टू इट्स कस्टमर और इसके लिए उन्होंने प्रोविजन रिकॉर्ड किया है कितना, 80 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली। द मैनेजमेंट कैरीज आउट द कंप्यूटेशन इंटरनली। एक सवाल पूछता हूँ, ये जो प्रोविजन है वारंटी, इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 37 में कुछ कुछ बातें की गई हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस, खुद ही से बता दें एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में उन्होंने भी जजमेंट्स यूज किए हैं, उन्होंने भी अजम्पशंस ली हैं। बीइंग एन ऑडिटर मुझे भी क्या करना पड़ेगा उस एरिया में, और ऐसा एरिया जिसपे मैं खुद मुतमिन नहीं होता, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से हट के होने वाला एरिया, मैं किसकी हेल्प लूंगा? Therefore your firm has appointed and after following all the necessary procedures for assessing the competence, capability and objectivity, सवाल ने बता दिया है कि एक्सपर्ट को लेके डिस्कस करने ना बैठ जाना। ये ना हो कि तुम सारे नंबर उसी में पूरे करने की कोशिश करो और जो मेन थीम है उससे हट जाओ। ये सवाल है। स्टेप 1 क्या था? मटीरियलिटी। तो हमारे पास बेंचमार्क कितने हैं? एक ही दिया हुआ है, कौन सा? पीबीटी। इसका 10% या 5%? 5%। लेके बताएं क्या होता है? 39.5। अब सवाल चूंकि पुराना है तो पुराने में आया कि आपने 10% दिया हुआ था, तो हम उसको फिलहाल 10 के ऊपर सॉल्व करके चलते हैं। 10% ऑफ पीबीटी लें क्या आता है? 79। अब इशू और एक्शंस। चूंकि एक्सपर्ट आ रहा है और आपने उसकी क्या क्या वेरीफाई कर ली है, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और वो वेरीफाई कर लिया। अब आपने क्या देखना है, उस एक्सपर्ट का काम कैसा है, उसकी अजम्पशंस कैसी हैं, उसका सोर्स डाटा कैसा है। यहाँ तक चैप्टर 12 चलता चलता आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेन कहानी शुरू होगी अकाउंटिंग वाली। आईएएस कौन सा? क्वेश्चन है आईएएस 37 किन किन बच्चों को आता है, किन को नहीं आता? चले मैं सवाल रिफ्रेश करता हूं क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा ऑडियंस मिल जाएगी। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्या R2 साथ साथ नहीं पढ़ रहे हैं? पास होगी तो आना चाहिए, ऐसा ही है ना? जिनकी पास हो जाए उनको तो आना चाहिए ना, वो तो अकाउंटेंट्स हैं। अकाउंटेंट्स हैं ना आप लोग, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं अकाउंटेंट्स ही कहलाएंगे और क्या कहलाएंगे? नहीं, एक अच्छा ऑडिटर हमेशा वो होता है जो कि अच्छे अकाउंट्स बनाना जानता है। तो एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। तो आईएएस 37 अगर आपको नहीं आता ना तो आप फारिग हैं। आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, रोने लग जाएं, आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सवाल आईएएस 16 का होता तो आपको आईएएस 16 कम से कम आना चाहिए था। सवाल आईएएस 2 का होता, आईएएस 2 कम से कम आना चाहिए था। देखें, ऑडिट किस चीज़ का होता है? फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स में क्या बी लॉ इस्तेमाल होता है? सी लॉ इस्तेमाल होता होगा, एमएफए इस्तेमाल होता होगा, I2B इस्तेमाल होता होगा। इस्तेमाल क्या होता है? इस्तेमाल क्या होता है?
और अकाउंटिंग आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चले बचपन वाली भूल भी गए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। FAR 1 और FAR 2 तो आने चाहिए। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि FAR 1 के साथ हैं, जिन्होंने अभी तक FAR 2 को हाथ नहीं लगाया? उनके लिए क्या किया जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर वो बच्चा जिसको अकाउंटिंग में इशू है, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती या भूल चुकी है या सही से याद नहीं है, सवाल में आपको अकाउंटिंग करनी नहीं है, सवाल में आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जिस तरह एटलीस्ट ये पता हो कि IAS 37 में कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, ये पता हो कि IAS 16 में रीवैल्यूएशन है और रीवैल्यूएशन की एंट्री कैसे होती है, एक गेन होता है और एक लॉस होता है। IAS 2 में इम्पेयरमेंट होती है, IAS 2 में क्या होता है, इम्पेयरमेंट होती है ना, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV होती है। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो स्वैप कर देते हैं और फिर आपके कहते हैं सर पेपर बड़ा अच्छा हुआ था बस पास नहीं हुआ। IAS 10 क्या कहता है, बैलेंस शीट के बाद आने वाले इवेंट्स को कैसे हैंडल करना है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर अभी भी आपकी अकाउंटिंग कच्ची पक्की है तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनकी शॉर्ट समराइज्ड वीडियोस होंगी, जो कि आप 1.5 पे या 2x पे चला के सुन सकते हैं। और वो वीडियोस बनाई ही ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको हर सवाल में हेल्प कहीं ना कहीं कर रही होंगी। अब लिख लें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं। IAS 2 मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपके पास भी वो रहे। तो मैंने इसलिए कहा था कि आज घर वालों को बता के आना कि हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो गए, अब हम 7, 8, 9 बजे घर आएंगे, है ना। IAS 2 हाँ, खाने खाने सारे तैयार हैं। IAS 2, IAS 10, IAS 8, IAS 37, IAS 16, IAS 36, 38 और कोई रह गया 23, 21, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ जाए IFRS 16 और कभी कभी कराए के बहुत मूड में हो ना तो 15 भी पूछ लेता। ICAP ने अभी तक जो स्टैंडर्ड बिल्कुल सिरे से टेस्ट नहीं किया वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, सिरे से टेस्ट नहीं किया और लगता भी नहीं कि वो कभी टेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है जब एक बच्चे को IAS 16 से मारा जा सकता है तो उसको क्यों जहर दे, जब उसको चीनी खिला के मौत की आगोश में भेजा जा सकता है तो वो क्यों जहर के ऊपर अपने पैसे ज़ाया करे। इसमें से जो बहुत ज़रूरी स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, बातें हो गई, जिनके बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, जो कि अक्सर 90% टेस्ट हो रहे होते हैं, 2, 10, 8, 37, 16, 38, इसलिए मैंने इसका अलग ब्लॉक कर दिया था। जो इसके अलावा है लीज, रेवेन्यू, बोरिंग कॉस्ट, IAS 21, ये रेलेवेंट जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, मगर रिपोर्ट्स के अंदर ये अगर आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज है और अगर आपको ये मैप क्लियर है, कौन सा मैप, ये मैप क्लियर है तो ज़िंदगी आसान है, फिर कोई मसला है ही नहीं। अकाउंटिंग अगर आती है, मटीरियलिटी निकालनी आती है और ये वाला मैप समझ आता है तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल, फिर कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं। अब जैसे इस सवाल में स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशन कौन सी है, 37 की। अब देखना ये है कि इन्होंने क्या कंप्यूट किया है, वारंटी की प्रोविजन, क्या वो IAS 37 के रूल्स के मुताबिक है या नहीं, और क्या ये प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए या इसका डिस्क्लोजर बनना चाहिए। जैसे ये फैसला करना होता है आप लोगों को। तो इसका क्या बनेगा, मकबरा प्रोविजन क्या होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है, फाइनेंशियल्स का पार्ट बन रही होती। तो अगर तो इन्होंने
ये प्रोविजन कितने की है, 80 मिलियन की, गलत कैलकुलेट की हुई है, और मेरा बेंचमार्क क्या है 79 मिलियन, और मिस स्टेटमेंट कितने की है 80 मिलियन की, मेरे बेंचमार्क को क्रॉस कर गई तो परवेसिव है, मटीरियल है, मटीरियल है, मटीरियल है, तो क्या स्कोप लिमिटेशन हो रही है, क्या हो रहा है? तो इसके तहत अगर मैं ड्रैग करता हुआ जाऊं तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता होता मैं कहाँ पर आऊँगा, क्वालिफाइड पे आ जाऊँगा। एक और सवाल देख लेते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, अक्सर क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन वाले सवालों में नॉर्मली आपको कोई अमाउंट, कोई फिगर नहीं दी होती। जब सवाल खामोश हो तो आपने खामोश नहीं रहना, फिर आपने उसके दोनों एंगल्स को डिस्कस करना है। पहला एंगल क्या होता है, इफ मटेरियल, और दूसरा एंगल क्या होता है, इफ परवेसिव। मटेरियल है फिर क्या होगा, और परवेसिव है तो फिर क्या होगा। स्कोप लिमिटेशन हो, मटेरियल हो, क्वालिफाइड, स्कोप लिमिटेशन हो, परवेसिव हो, उससे पहले। अच्छा एक सेकेंड, ये क्या साइंस है, ये भी क्वालिफाइड, ये भी क्वालिफाइड, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है? चले चले चले, मुझे पता है आप सबको आता है, आप सारे दोस्तों बैठे हैं, आई नो फॉर अ फैक्ट। एक भाई को पकड़ते हैं जिन्होंने ब्लू कलर की कैप पहनी हो। गुड मॉर्निंग सर, ये वाली कौन सी होती है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों की ओपिनियंस को अगर मैं लिखने जाऊं तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों को अलग अलग कर देता है? पॉसिबल इफेक्ट्स। अगर मैं ये वाली क्वालिफाइड लिखूंगा ना, मिस स्टेटमेंट वाली, तो मैं कहूँगा इनके अलावा बाकी के फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। और अगर मैं, दिस इज कॉल्ड स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अगर मैं ये वाली लिखूंगा तो ये तो मैंने वेरीफाई की ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि ये ठीक है या गलत है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, कोई पॉसिबल इफेक्ट मैं नहीं जानता। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, बाकी के फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ तक बेस बन गई है। मैं पहले बेस बनाना चाह रहा हूँ आपकी, उसके बाद सवाल तो 10 मिनट में भी होने को तैयार है, बट पहले बेस बननी चाहिए। अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 4 सवाल है, एक सवाल नहीं है, एक। अच्छा, अगर एक सवाल में 4 बातें की हों और चारों ही एक दूसरे से जुदा जुदा हों, तो इसका मतलब है कि आपने इसको एक नहीं, कितने सवाल समझ लेने हैं? 4। तो पहला सवाल करके बताइए, सोचें, अभी करना नहीं है, रजिस्टर बंद कर दें, पहले दिमाग चलाएं। ड्यूरिंग द ईयर आयरन लिमिटेड हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। चले, इंटेंजिबल नहीं आता, कोई बात नहीं, हम अज्यूम करते हैं ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स। कॉस्ट टू, एक एंटिटी ने ड्यूरिंग द ईयर अपना मॉडल चेंज कर दिया। क्या IAS 16 ये करने का कहता है? क्या आप लोग IAS 16 की बिल्डिंग को या किसी भी एसेट को रीवैल्यू करवा सकते हैं? हाँ या ना? करवा सकते हैं, एक शर्त होती है, कंप्लीट क्लास को करवाना चाहिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने कंप्लीट क्लास को कराया होगा। फिर एक और चीज भी तो होती है, द पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। तो जब पहले साल चेंज करेंगे तो अगले साल भी ये किस पे रहनी चाहिए? और मैनेजमेंट के पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि हमने इसको चेंज क्यों किया है। अब कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन पे ले गए, सवाल इतना ही है, सवाल खामोश आ गए। सवाल ने ये नहीं बताया कि रीवैल्यूएशन की अमाउंट कितनी है, कितना गेन है, कितना लॉस है, क्या गेन भी आया या लॉस भी आया, सवाल ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया।
कॉस्ट से उठाकर इवैल्यूएशन पे ले गया है। इसका मतलब है इसने एस्टिमेट चेंज किया है या पॉलिसी चेंज की है? पॉलिसी चेंज की है। तो अगर पॉलिसी चेंज हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कहाँ पे लिखूं? इसका क्या आएगा? डिस्क्लोजर आएगा। अगर तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर डाला है तो क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? डाला है मगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। नहीं डाला, मिस स्टेटमेंट है। और अगर वो आपको इसकी लॉजिक देने से कासिर है कि हमने इसको चेंज क्यों किया है, तो आप किस चीज़ पे डाउट करेंगे? डाउट किस पे करेंगे? कि कुछ ना कुछ मसला होगा जिसकी बिना पे इन्होंने क्या किया है। मगर ये सवाल रिस्क आइडेंटिफाई करने वाला नहीं है, ये सवाल किसका है? रिपोर्ट का। तो आपने इस तरफ नहीं जाना। कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन, अगर तो अकाउंटिंग पॉलिसी की, एक सेकंड मैं आपसे पूछता हूँ ना, मिस स्टेटमेंट होने की 3 रीजंस थी। अकाउंटिंग पॉलिसी सही से सिलेक्ट ना की हो, सिलेक्ट कर लिया मगर सही से अप्लाई ना की हो। तीसरी क्या थी? तो इसमें सिलेक्शन ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में सवाल खामोश है और डिस्क्लोजर के बारे में भी सवाल। तो आपको दोनों एंगल सामने रख के बताना पड़ेगा कि अगर तो एप्लीकेशन ही खराब है तो देखना है कि वो ज़्यादा मटेरियल है या ज़्यादा परवेसिव है। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो, और इसी तरह इसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर गायब है, उसमें भी ये देखना है वो मटेरियल इम्पैक्ट रखता है या परवेसिव इम्पैक्ट रखता है। एम आई क्लियर? सोचना ऐसे है। ड्यू टू फायर इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ टाइटेनियम लिमिटेड, all the records and backup of the fixed assets, debtors or stock were destroyed, and you are unable to perform audit procedures for verification. मिस स्टेटमेंट लग रही है ना? स्कोप लिमिटेशन। अगला सवाल, क्या एक अकाउंट हिट हो रहा है, 3 अकाउंट हिट हो रहे हैं, तो मटेरियल परवेसिव। परवेसिव की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? अगर तो वो अपने एक अकाउंट के अंदर है तो उसमें वैल्यू ज्यादा, और अगर मल्टीपल अकाउंट्स को टारगेट कर रहा है फिर क्या होगी? परवेसिव। इसका मतलब है भाइयों कि ये तो परवेसिव है। अगला सवाल, क्या सवाल ने कोई बेंचमार्क के बारे में बात की है, कोई फिगर दी है? इसका मतलब मुझे सियासी खेल खेलना है। अब आइए खेलते हैं। मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है और परवेसिव है, तो क्या करूं? क्या करूं? पहले क्या करना है? विड्रॉ करने की कोशिश। वो कब होती है? जब पॉसिबल हो, और अगर वो नहीं है, एक और चेंज आएगा। वो कहां पर आएगा? ना 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 ना, अभी हम 706 पे मैं नहीं जा रहा। एक पूरी रिपोर्ट में एक जगह पे आपने एक लाइन को बदलना पड़ेगा। अभी आप आते हुए 700 की रिपोर्ट पढ़ के आए होंगे, उसमें कुछ कंटेंट्स होंगे। कंटेंट नंबर 9 या 10? 9, उसका नाम क्या है? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपनी ने क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं या तो क्या किए? तो ये भी बात बताएंगे। आइए इसका जवाब देखते हैं, जरा जवाब पढ़िएगा। डिस्क्लेमर वाला पॉइंट समझ आता है? अच्छा जी, ये जरा पढ़ें। कोल लिमिटेड, ये क्या कह रहा है आपसे? एक कंपनी के कंट्रोल्स वीक हैं, उसका कोई इम्पैक्ट रिपोर्ट पे आएगा? रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट है? क्या मैंने कंट्रोल्स पे रिपोर्ट देनी है? क्यों? हम किस पे देते हैं? कंट्रोल्स पे। तो मगर क्या कंट्रोल्स की बेस पे मैं अपने सब्सटेंटिव को डिजाइन करता हूं? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स तो लेस, वीक कंट्रोल्स तो क्या इसकी बेस पे मैं अपना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिजाइन कर सकता हूं?
मगर रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट। चौथा पॉइंट पढ़ लें। दो नंबर का इतना बहुत गहराई में जा रहे हैं। पॉइंट 4 पढ़े। पॉइंट 4 पढ़ लिए? भूल जाएं, इसको रिवाइज करके बताता हूं। एक कंपनी है, उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है 100 मिलियन का ईयर एंड पे। ईयर एंड के बाद आग लग गई, प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने के बाद जो वैल्यू आई है प्लांट की, वो वैल्यू वर्कआउट होके सामने आ रही है 60 मिलियन। द क्वेश्चन इज, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? कौन कौन कह रहा है नॉन एडजस्टिंग है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। अकाउंटेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ईयर एंड के बाद आग लग रही है, 100 मिलियन से कम होके प्लांट मेरा 60 पे आ गया है, एडजस्टिंग है या नॉन? क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ईयर एंड है मेरा 31/12, फर्ज करें 31/12 में जो मेरी बैलेंस शीट बन रही होगी उसमें पीपी आ रहा होगा, उसको मैं 100 पे दिखाऊं या 60 पे दिखाऊं? 60 पे क्यों ना दिखाऊं? आग कब लग रही है? तो यहां पे क्या आएगा? जो वैल्यू ईयर एंड पे। मगर क्या ये यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए खराब नहीं है? तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? डिस्क्लोजर डाल दिया, यहां पे रेफरेंस नहीं दिया, फिर डिस्क्लोजर डाल दिया मगर उस डिस्क्लोजर का रेलेवेंट रेफरेंस नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है या खराब? खराब। तो डिस्क्लोजर डालने के साथ यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे? रेफरेंस। तो रेफरेंस को अलग से अगर मुझे बताना है, किसका सहारा लूँ? कौन कौन कह रहा है अदर मैटर? हाँ जी, कौन कौन कह रहा है अदर मैटर? जरा हाथ खड़ा करेगा। कोई बात नहीं, अगर गलती करते हैं तो अच्छी बात है, सीखने के लिए बैठे हैं सारे, शायद आप ठीक कह रहे हो। कौन कौन कह रहा है अदर मैटर? हाँ कर दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाथ खड़ा करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। कौन कौन कह रहा है अदर मैटर? अदर मैटर नहीं आएगा, क्योंकि ये मसला अकाउंटिंग का या ऑडिटिंग का है? अकाउंटिंग का मसला अगर मुझे अलग से बताना तो मैं किसका? एम्फसिस के ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? कोई बात नहीं, कसूर आपका नहीं है, हर बच्चे का है। ये कसूर आपका नहीं है, हर बच्चे का होता है। अब सुन लें, आप लोगों ने अभी जब 700 में रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े, वो थे 11 ही पढ़ के आए हैं। कितने थे? 14। शुक्र है ये याद है कम से कम, ये नहीं भूले आप लोग। उन 14 कंटेंट्स में कहीं आपने EOMP देखा? कहीं आपने OMP देखा? नहीं। मगर ये दूर के कज़न है जो किसी भी टाइम रिपोर्ट में एंटर हो सकते हैं। और जब दूर के कज़न घर आते हैं तो तकलीफ क्या होती है? ज़्यादा। बंदा नाक मुंह मरोड़ता है, मरोड़ता कि नहीं मरोड़ता? तो रिपोर्ट क्या हो जाएगी? खराब। रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मगर ओपिनियन खराब। मुंह पे आप अच्छे ही होंगे, हाँ जी क्या बात है, मेरा दूसरा कज़न आया, अच्छी बात करेंगे ना, ओपिनियन अच्छी देंगे, मगर अंदर जाके पता नहीं की लैंड आ गया यार अच्छे। तो रिपोर्ट खराब मगर ओपिनियन। दोबारा पूछता हूँ, EOMP और OMP ऐड करने से ओपिनियन खराब होगी? रिपोर्ट खराब होगी? पक्की बात है? अब तो नहीं भूलेंगे, एग्जाम तक तो नहीं भूलेंगे ना? चल शुक्र। तो अब ये सवाल देखें, क्या हुआ? इतना मासूमाना सवाल। हाँ, सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये सवाल देखें, हाँ जी 4 ही। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसमें क्या आना चाहिए? एम्फसिस। वो एम्फसिस किसको टारगेट करेगा?
किसके लिए मैंने एम्फोसिस ऐड किया है? उस रेलेवेंट डिस्क्लोजर के लिए। और अगर वो ही ना डाला हो एंटिटी ने फिर तो मिस स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? ये सवाल देखें, पहला पॉइंट पढ़िए और पार्ट ए पढ़े। %20 टर्नओवर किस में आता है? तो बाकी का 80% कहाँ पे आता होगा? क्रेडिट में आता होगा। हुआ क्या है कि प्रॉपर कैश के रिकॉर्ड्स मेंटेन, तो मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। कॉन्सिक्वेंटली द ऑडिट टीम वाज अनएबल टू डिजाइन द, क्योंकि इन्होंने उसको रिकॉर्ड ही सही से, तो कहानी कहाँ पे जा रही है? स्कोप में। और 20 और 80 में मटेरियल या परवेसिव? मटेरियल इशू हो रहा है, तो मटेरियल के साथ क्या कर दूंगा इसको मैं? क्वालिफाइड, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। और अगला चेंज कहाँ पर आएगा? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की हुई। पार्ट बी देखें क्या? अभी मैं सिर्फ रिपोर्ट का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं पूरा सवाल का जवाब दूं, अगर मैं आऊं उसकी तरफ, तो वो करेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर स्कोप लिमिटेशन में जाएगा। मैं इसका एंड बता रहा हूँ इस वक्त। पार्ट बी देखें, मेथड चेंज कर रहा है किस चीज़ का? क्या ये सवाल ऐसा ही नहीं? यहाँ पे भी क्या चेंज थी? तो ये चेंज क्या होती है? फर्क क्या होता है? पॉलिसी चेंज में और एस्टिमेट चेंज में क्या फर्क होता है? कुछ समझ नहीं आ रही। हमें इसका आंसर देंगे येलो और ग्रे कलर की स्ट्रैप्स शर्ट वाले भाई। सर पॉलिसी और एस्टिमेट में चेंज बता दें, कम से कम इंट्रो टू अकाउंट्स तक तो ये बात आ जाती है मेरा ख्याल से। हाँ जी, फ़र्क क्या होता है? आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, वो तो हमें भी पता है, हमें फ़र्क पूछना आपसे। पॉलिसी में और एस्टीमेट में क्या चेंज का फ़र्क है? फ़र्क बताएं, डिफरेंस बताएं। आप सारे इम्प्लीकेशंस बता रहे हैं जी। हाँ जी, कोई भी वॉलंटियर अगर अपना हाथ खड़ा करके चीता बन के सबके सामने बहादुर बनना, एक हमारे पास हाथ खड़ा हो गया ऊंचा ऊंचा, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। इम्प्लीकेशन बताइए ना, मैं मेन डिफरेंस पूछना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अच्छा आप सुन लें, मैंने ये सवाल क्यों किया था आपसे। इसका पर्पज़ ये नहीं था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊं। पर्पज़ ये था कि एग्ज़ाम में जाके अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको पॉलिसी चेंज में लेके जाऊं या एस्टिमेट चेंज में लेके जाऊं। अभी तो आपने मुझे बता दिया कि चेंज कौन सा है। अगर एग्ज़ाम में ना समझ आ रहा हो तो क्या किया जाए? तो नॉर्मली हम उसको फिर पॉलिसी चेंज में ले जाते हैं। नॉर्मली अगर मैं ICAP के सॉल्यूशंस को देखूं तो उसने अक्सर इस चेंज को पॉलिसी चेंज भी बनाया हुआ। ठीक है, तो आपने बस उसको ये बताना है कि अगर तो पॉलिसी चेंज हो या एस्टिमेट चेंज हो, इसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर आ रहा है, इसकी रेलेवेंट अगर वर्किंग सही है तो रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी, और अगर वर्किंग ख़राब है, डिस्क्लोजर नहीं आ रहा या अमाउंट ख़राब है, तो मिस स्टेटमेंट या मटेरियल या परवेसिव, और उसके मुताबिक आपकी ओपिनियन आ जाएगी। पार्ट सी देखें, पार्ट सी, ऑटम 12 का पार्ट सी।
The previous year's financial statements are audited by another firm of chartered accountants, जिन्होंने पहले क्या इशू की हुई है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। बाय डिफॉल्ट जो आप रिपोर्ट देंगे उसमें एक पैरा घुसाएंगे, वो पैरा कौन सा होगा? अगर कोई गलती भी ना हो, मिसस्टेटमेंट भी ना हो, सब कुछ सही हो, फिर भी आप ये वाली रिपोर्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपने एक पैराग्राफ बीच में क्या किया है, ऐड किया है। तो चाहते हुए भी अनमॉडिफाइड नहीं दे पाएंगे, कौन सी देंगे? क्यों? रीज़न, आपने OMP को बीच में ऐड किया। वो बड़ा सवाल एंड पे आते हैं। ये सवाल स्प्रिंग 22 में आया था। प्लीज़ रीड, किताबें बंद कर दें, रजिस्टर बंद कर दें, मुझे आपसे करवाना है, और ज़बानी करवाना, लिखने में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये सवाल देखें और सोचें कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब चूंकि स्प्रिंग 22 में आया तो आपने वो 5% वाला पॉइंट यहाँ पर रखना है। सिर्फ सोचें और एक आंसर बनाने की कोशिश करें। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब ओपिनियन ख़राब हो तभी रिपोर्ट ख़राब हो। दो वजह होती हैं, या वजह 705 में होती है, रिपोर्ट ख़राब होने की दो वजूहत हैं, या 705 वजह होगी या 706 वजह होगी। 705 कहती है ओपिनियन में मसला है, 706 कहता है कि अगर ओपिनियन ठीक है मगर तुम्हें इन दो में से कोई एक पैराग्राफ ऐड करना पड़ रहा है तो रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं वो हिल जाते हैं, एक नया कंटेंट हम बीच में ऐड कर देते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन है। बेसिकली वर्ड मॉडिफिकेशन क्या है? चेंज। जो आपने कंटेंट्स बनाए हैं उसमें एक नया पैरा ऐड कर दिया तो उससे चेंज आ गया, ये रीज़न है। हाँ जी जी जी, मैं करता हूँ आंसर, मैं सवाल से बात आता हूँ। हाँ जी, इसके बारे में क्या? PEL had implemented a new accounting software standard IS 38 and tangible. Due to high pressure from the top management, जो इसकी implementation थी वो बहुत जल्दी में की गई है, which has resulted into numerous error, बहुत ज़्यादा errors हैं। कहाँ पे? इन्वेंट्री में भी, पेएबल में भी, और तो एक अकाउंट हिट हो रहा है, कितने अकाउंट हिट हो रहे हैं? परवेसिव पे कहानी जा रही है। अभी देखते हैं आगे क्या करता है। PEL staff is still in the process of identifying and rectifying the deficiencies. The audit team has been unable to verify the balances through alternate means. अब वो कह रहे हैं कि alternate means से भी मुझे एविडेंस हासिल नहीं हो रहा। स्कोप लिमिटेशन, इन्वेंट्री, पेएबल और रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कितना है? 200, 150 और 100, तीनों को ऐड करें 450। किसका 5% लूँ? लेके बताएं क्या आ रहा है? 25 से ये कितना मसला है? 450, बहुत ऊपर नहीं चला गया तो परवेसिव है। पहले कोशिश करनी है किस चीज़ की? वो कब होता है? जब पॉसिबल हो और प्रैक्टिकेबल हो, और अगर वो नहीं हो पा रहा फिर ये सवाल देखें। जी एक सेकंड जी सलाल भाई, एक सवाल था आपका। ठीक है सर, जैसे भी पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने अकाउंटिंग डिस्क्लोजर जो है वो दिया हुआ है, अगर लेट्स सपोज उन्होंने नहीं दिया हुआ तो हम जो है उसके आंसर में ये लिखेंगे कि इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, इस वजह से स्टेटमेंट है। हाँ जी, सवाल पढ़ें जल्दी से।
सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ लें। इसी बहाने कम से कम आप 2 घंटे तो कहीं ना जाएंगे। ये रिश्वत है जिसके हाथ में कप जी डेस्परेट। हाँ जी, ये इसको रीड कर लें। चलिए बातें नहीं करनी, हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सवाल देखें। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, सवाल रीड कर लें जल्दी से। कंपनी ने क्या किया है, क्या किया है? एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया। कौन सा? IFRS 16, और पहले कर लिया बाकियों से। ऑडिट टीम, अब सवाल को जरा गौर से पढ़ना है। ऑडिट टीम हैज मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स to review the adjusting entries in the financial statements to reconcile the changes in accounting policy of operating lease. The matter was discussed in detail with audit committee meeting. Your team has included the details about adjustments and impact of FS in the board letter. अच्छी बात कर रहे हैं या खराब बात कर रहा है? ये सवाल में अच्छी बात हो रही है कंपनी के बारे में या बुरी बात हो रही है? ये बता दें बस। अच्छी बात हो रही है। अगर तो अच्छी बात हो रही है तो मैं फिर 705 में जाऊं? मुझे क्या देना पड़ेगा? एक और पैराग्राफ होता है की ऑडिट। अब कैम क्यों आएगा? उसकी कुछ रीजंस हैं। कैम के कुछ फिल्टर्स होते हैं। पहला फिल्टर, ये कंपनी कौन सी है? दूसरा फिल्टर, क्या ये बोर्ड के साथ डिस्कस हुआ है? तीसरा फिल्टर, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट इशू था जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया हो और मैं कर भी रहा हूं काम? चौथा फिल्टर बता दें। करंट ईयर का मैटर है। ओ भाई, मैटर किसका है? करंट ईयर का है, तो ये कैम में जाएगा। अच्छा, अगला सवाल, कैम को ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? पक्का? इस पर तो नहीं मुकरेंगे दोबारा? अच्छा एक सेकंड, कैम को ऐड करने से ओपिनियन मॉडिफाई होती है? ठीक है, आगे आ जाए। EOMP नहीं आएगा, कैम आएगा। ऑटोमेकर्स का ये सवाल करें जरा। अच्छा एक सेकंड, कैम आएगा या EOMP आएगा, इसकी मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस कैम के सवालों को ड्राफ्ट कैसे करना है इसका भी मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जरा ये सवाल देखें, EPL वाला। हमारा इस वक्त मकसद ये है कि जितने मैक्सिमम सवाल निकाल सकते हैं निकालें। ये सवाल देखें, लिख लो बाद में करना। सवाल पढ़ लिए, जल्दी करें। अच्छा ध्यान ना, चाय में चला गया, मुझे इसी चीज़ का डर था। अच्छा नजरें ना यहाँ पे हैं कि चाय कितनी रह गई है, नजरें सामने नहीं है कि सामने क्या हो रहा है। हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ। EPL नामी एक कंपनी है, सुन ले यार। EPL नामी कंपनी, उसका ईयर एंड क्या है? 30 जून 2000। इसको पहले हाईलाइट करना। एक CWIP है कितने का? 100 मिलियन का। ये क्या होता है? ये IS2 का होता है या IS16 का होता है? अगर मैं इसको माइनस कर दूं फिर IS2 का, और अगर वर्ड कैपिटल ऐड कर दूं 16 का, वो कितने का है? 100 मिलियन। यानी कि एक बिल्डिंग अभी तामीर कर रहे हैं 100 मिलियन की, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट लग चुकी है। और कहां पे क्लासिफाई करेंगे इसको? PPE में। योर टीम हैज ऑब्जर्व दैट जो आखिरी कॉस्ट इंकर हुई है वो कब हुई थी? 30 अप्रैल को। यानी कि 30 अप्रैल को ये बिल्डिंग मुकम्मल बन के तैयार है।
इसको कब से यूज किया है? IS 16 क्या कहता है? डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करनी है? अवेलेबल टू यूज या पुट टू यूज? 30 अप्रैल या 1 अगस्त? 30 अप्रैल। हमारा ईयर एंड क्या है? कितने महीने हैं? 2। अमाउंट कितनी है? निकाल के बताएं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की? 1.67। उन्होंने कहा कि भाई 1 अगस्त को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तो हम इसके अगेंस्ट कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। यूजफुल लाइफ उसने बताई कितनी है? 10 साल। द ड्राफ्ट FS में PBT कितना है? 150 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 7 पॉइंट। मिस स्टेटमेंट कितने की है? 1 पॉइंट। क्रॉस कर रही है? मटेरियल है? परवेसिव है? इममटेरियल है? क्वालिफाई या ना करूं? मॉडिफाई करूं या ना करूं? पक्की बात है, बस यही लिख कर आएंगे। अगर तो देखो मिस स्टेटमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो हम उसके 2 एंगल्स को चेक कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल और एग्रीगेट। इंडिविजुअल तो हमारे सामने कि उसको क्रॉस नहीं कर रही। अगला सवाल, एग्रीगेट क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही? सवाल ने डाटा नहीं बताया। सवाल ने ये नहीं बताया कि इसके अलावा मिस स्टेटमेंट्स कितने की हैं। अगर तो सवाल बता देता तो हम इसमें ऐड करते और वेरीफाई कर लेते कि क्या ये क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही। तो चूंकि सवाल खामोश है तो आपने खामोश नहीं होना, आपने लिखना है कि बच्चा इममटीरियल में तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, मगर एग्रीगेट को चेक करेंगे। अगर तो ये 7.5 का बेंचमार्क क्रॉस कर गया एग्रीगेट में तो मेरी रिपोर्ट क्या होगी? चाय पिला के भी सुस्ती है, क्या होगी? और अगर नहीं कर रहा, जी जी हाँ, सवाल ने कहीं भी ना उसके बारे में बताया ना नहीं बताया। नहीं, वो जो चीज़ नहीं आती ना एग्जाम में उसकी तरफ, अगर तो तुम्हें आता है बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड आता है तो तुम इसके अंदर जो उसके रेलिवेंट प्रोसीजर्स हैं लिख दो कि क्या इन्होंने कैपिटलाइजेशन रेट सही निकाला है, क्या इन्होंने उसको सही से वर्किंग की है। अगर तो जहन में है, फिर अगर नहीं आती कोई चीज़ तो पंगा नहीं लेना फजूल का उसके साथ। अच्छा जी, बड़ा प्यारा सवाल है, एक और EPL, ये भी EPL है, 2 है सर। वो EPL और था, ये EPL और है। अच्छा जी, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग चाय में मसरूफ है मुझे पता है। EPL का ईयर एंड क्या है? 31 जनवरी 2000। उसके बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही कितने की? जो कि कब परचेज की थी? 1 जनवरी फॉर अ स्पेशलाइज्ड। इससे क्या डिफरेंस होगा? नहीं, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो उसकी कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए ना, अदरवाइज आई कैप ना लिखता। कस्टमाइज्ड अगर कोई इन्वेंट्री हो तो वो किसके लिए बनती है? सिर्फ उस रेलेवेंट कस्टमर के लिए बनती है। इसका मतलब है कि अगर वो ना खरीदे तो ये इन्वेंट्री मार्केट में बिकेगी, तो इसलिए मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? NRV। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हम इसको बेच नहीं पाए। अब मुझे ये बताइए, वो PBT दे रहा है कितने का? 130 का। निकाल के बताएं क्या आता है? 6.5, 6.5। इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है? अगर मैं देखूं, एकदम से परवेसिव नहीं है, अगर मैं देखूं अभी ये कॉस्ट पे खड़ी हुई है, NRV पे खड़ी हुई है, ये कॉस्ट पे खड़ी हुई है, क्या ये ओवर स्टेटेड है या अंडर?
जितने भी एनआरवी होगी इससे कम ही होगी। सवाल ने बताया कितनी है, सारी बात करनी पड़ेगी कि हम इसके पहले क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो एनआरवी किससे कंपेयर होगी। अगर ये क्रॉस कर रही है तो मटेरियल, अदरवाइज अगर क्रॉस नहीं कर रही फिर इमटेरियल। और अगर इमटेरियल है तो इंडिविजुअल तो इमटेरियल काउंट हो गई, मगर एग्रीगेट चेक करना पड़ेगा। और अगर एग्रीगेट क्रॉस कर रहा है फिर कुछ समझ भी आ रही है या मेरा जोर लग रहा है। ये सवाल देखें, अच्छा ये 2 सवाल है, पहले आपने पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। पीबीटी सेम है 75 मिलियन। क्या भाई कोविड आ गया, कोविड की वजह से वो आपको विजिट करने दे रहे हैं तो एकदम से रिपोर्ट खराब कर दूं, क्या कहूं उनसे, क्या कहूं उनसे, मुझे आवाज नहीं आ रही। चाय अभी तक चल रही है, चाय सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मुझे कम से कम ऊंचा तो बोल के बता सकते हैं आप लोग। ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए। पहले उनसे पूछूं कि यार अगर तुम हमें इस डेट पे नहीं आने दे रहे तो बाद की डेट पे आने दो। अच्छा अगर वो मान जाएंगे आप बाद की डेट पे आ जाएं फिर क्या होगा, फिर हमें रिवर्स वर्किंग करके ओरिजिनल डेट पे आना पड़ेगा। आपको याद होगा इंट्रो में या पता नहीं FAR1 में आप लोगों ने सवाल किया होगा जिसमें ऑडिटर 10 दिन के बाद इन्वेंट्री काउंट करने के लिए जाता था और फिर वो सारी वर्किंग रिवर्स करता था। अच्छा अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मींस भी नहीं है फिर स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल या परवेसिव, कैसे फैसला कर दिया। 75 का 5% लें, 3 पॉइंट, इन्वेंट्री कितनी है, डबल से ऊपर चली गई है, परवेसिव की तरफ कहानी जा रही है। अच्छा अगर सवाल में कंफ्यूज हो रहे हो, ना समझ आ रहा हो कि उसको मैं कैसे कंपेयर करूं, ना समझ आ रहा हो कि मटेरियल करूं या परवेसिव करूं, तो अच्छी बात क्या है दोनों लिखा है ताकि टेंशन ना हो। चले पार्ट 2 करें जरा। मुझे बस आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना है कौन सा है, IAS, उसकी कहानी सारी छाप देनी है। लिटिगेशन 38 इज इंटेंजिबल, मसला पेटेंट का नहीं है, मसला उसकी लिटिगेशन का है। अच्छा एक सवाल है, इफ आई कैन कैटेगराइज इट हियर, ये सवाल करें गिजर लिमिटेड, गिजर लिमिटेड 10 नंबर का सवाल है, जरा आंखें खोल के लीजिएगा। सवाल की लाइनें बेशक 3.5 है मगर इसमें गहराई बहुत है। सुकून से करें, चाय के 10 सिप लें, हर सिप पे इसको सोचें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 लाइन में वो घुमाएगा आपको बार बार, आराम से कर लें उसको। डिस्कस करें पहले।
चले एक काम करें, जो जो जहन में आ रहा है ना पॉइंट्स में लिखते जाएं ज़रा रजिस्टर के ऊपर, ताकि आप भूलें ना बाद में कि आपने क्या सोचा था। चाय पीते पीते लिखते जाएं, सरूर आएगा। क्या हुआ? इसका मतलब है कि चाय इज़ मोर मटीरियल देन ऑर्डर। इसका मतलब है कि फिर आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा क्या होगा? परवेसिव। बस ये करके ब्रेक करके फिर हम वापस आ जाएंगे। ये शुरू कर दिया मैंने सवाल, ये करके ब्रेक करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तुम लोग तो मौजों में रहे हो, तुम लोग तो मौजों में रहे हो ना। परसों भी चाय बिस्किट के साथ और आज भी चाय। आज की वीडियो लाजमी देखनी है। हाँ जी, बातें करने का नहीं कहा, बातें करने का मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा इन 3.5 लाइनों में आपके लिए बहुत कुछ छुपा है, तलाश करें। मैं तो 10 मिनट के 5 मिनट के बाद ही बताऊंगा। देसी काम करें। स्कोप लिमिटेशन मेरे पास भी नहीं पड़ा हो सर, स्कोप लिमिटेशन है मेरे पास। ये ऑल्टरनेट ये था। और पियो। तालिब, ये चाय खत्म नहीं हुई अभी तक? हाँ जी, शुरू करें। यू आर द ऑडिटर ऑफ चाय लिमिटेड, रेजर लिमिटेड, for the year ended 31/12/2000. During the audit you have been informed that the Federal Board of Revenue, बोले तो FBR, has seized the accounting records pertaining to revenue and production for further investigation into the alleged charges for tax evasion. आपने ये बताना है कि सिचुएशन क्या है, इवेलुएट करना है और डिस्कस करना है क्या इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट। अब आए जरा लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहली लाइन में तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्या बस ए लाइन को आपने हाईलाइट कर लेना, वो मसला थोड़ी है। स्कोप लिमिटेशन के 3 रीजंस थी, जरा बता सकते हैं क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या डिस्ट्रॉय हो जाए, सवाल में क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। दूसरा, सीज कर लिए जाए, सवाल में क्या हो रहा है? सीज हो रहे हैं। तीसरी रीजन क्या थी? ऑडिटर के पॉइंट पे कोई ना कोई मसला हो जिससे वो एविडेंस हासिल नहीं कर पा रहा। अच्छा, सीज हो गए हैं, सीज कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये वजह है। उनको लगता है कि टैक्स एवेजन है। अब पहला सवाल आपसे, अभी इसको जरा साइड पर करते हैं, टैक्स एवेजन वाले पॉइंट को। मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन? स्कोप लिमिटेशन। अकाउंट एक है या 2 है? तो मोटा मोटा परवेसिव की तरफ कहानी जा रही है। अब टैक्स एवेजन के आप पे क्या लगे हैं? चार्जेस। मगर आप क्या हैं? ये एलिगेस्ट किसे कहते हैं? मुल्जिम या मुस्लिम? मुल्जिम। इसका मतलब है कि अभी आप पे चार्जेस नहीं पड़े मगर फ्यूचर में पड़, तो एंटिटी को बेशक ये स्कोप लिमिटेशन नजर आ रहा है, अपने फाइनेंशियल्स में किस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए है? कंटिंजेंट, स्टैंडर्ड IAS,
क्या सवाल ने बताया कि उन्होंने रिकॉर्ड किए या नहीं किए? नहीं बताया। इसका मतलब क्या है कि फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अगर तो इन्होंने ये चार्जेस को अलग से बताया है तो मिसस्टेटमेंट नहीं है, और अगर नहीं बताया तो मिसस्टेटमेंट है। मगर ऊपर क्या हो रहा है? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन बड़ी होती है या मिसस्टेटमेंट बड़ी होती है? स्कोप बड़ी होती है। वहां से मटेरियल बड़ा होता है या परवेसिव? परवेसिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्कोप है, परवेसिव है, तो विड्रॉ या डिस्क्लेमर। तो दो बातें थी सवाल में, स्कोप भी है और मिसस्टेटमेंट भी है, और मिसस्टेटमेंट भी हमने खुद ही से उसका मटेरियल भी और परवेसिव इम्पैक्ट अलग अलग करके बताना है। सवाल ने हमें क्लियर नहीं किया। हाँ जी, अच्छा जी, ब्रेक कर लें फिर? आए ब्रेक करके आए 10 मिनट के बाद पढ़ रहे हैं जब तक। हाँ, आपके मसले तब तक हल कर लेते हैं जी। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? चाय पी के मज़े में आ गए, होश भी आ गया, मुंह भी धोए हैं? पक्की बात है। और जब वज़ू किया होगा तब मुंह बाय डिफ़ॉल्ट धुल गया होगा। अच्छा जी, जब तक हमें बाकी दोस्त ज्वाइन करते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें। आपका टेस्ट चेक हो गया। मैं कल फुल डे आपको तलाश कर रहा हूँ कि आप कहाँ पे पाए जाएंगे। आप कल मुझे नहीं मिले तो ये गलती मेरी है जब आप मुझसे लेने नहीं आए। तैयार पड़ा हुआ टेस्ट मार्क आपका मेरे रूम में पड़ा हुआ जी। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर आपके पास सवाल नहीं तो मैं सवाल करूँगा फिर आपसे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करना, वो बेसिस में जाएगी। तभी तो मैंने ये कहा है कि 10 नंबर का सवाल है, 5 नंबर मिसस्टेटमेंट के और 5 नंबर स्कोप लिमिटेशन के। चल एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। परवेसिव। अच्छा, एक आपका दोस्त है, वो सड़क पर जा रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। बिरयानी की प्रोविजन रिकॉर्ड कर लीजिए। कितने खुश हुए हैं। शायद आपका दोस्त आपके साथ बैठा और उसका दोस्त आप हो, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलिए बात सुन लें। वो आपका दोस्त जा रहा है सड़क पे, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से क्या हुआ, एक उसकी आंख ज़ाया हो गई और उसको कमर पे चोटें हैं। आंख का ज़ाया होना और कमर पे चोट आने में मुझे बताइए परवेसिव क्या है? आंख का ज़ाया होना परवेसिव है। मगर क्या मैं जो कमर पे चोटें आई उसको सिरे से भूल जाऊं? नहीं। जब मैं इसके घर वालों को कॉल करके बताऊंगा कि आंटी आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या दोनों बातें बताऊंगा या एक बात बताऊंगा? मगर मेरा जोर किस पे होगा? अब इसी पॉइंट को समझिएगा। अगर एक रिपोर्ट में परवेसिव वाला मसला भी हो और मटेरियल मसला भी हो, तो रिपोर्ट किस पे बनेगी? परवेसिव पे बनेगी। मगर हमने मटेरियल वाली बात को इग्नोर, वो कहाँ पे लिखेंगे? बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर। बस ये बात बतानी थी। दूसरी चीज़ सुन लें, ICAP ना एक नई कहानी भी करा रहा है आजकल रिपोर्ट्स के सवाल में। वो कहता है कि ठीक है, अब तो आपको पता है कि रिपोर्ट पे क्या क्या इम्प्लीकेशन है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भाड़ में जाओ तुम लोग सारे। दो बातें बता दो। पहली बात, मुझे बेसिस ड्राफ्ट करके दे दो, मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन ड्राफ्ट करके दे दो, तो वो लिखनी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगी रिपोर्ट के अंदर? आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या क्या चेंज आएगी और कहाँ कहाँ पे चेंज आएगी? अब रिपोर्ट के 11 कंटेंट्स थे ना, 14 कंटेंट्स थे।
तो टाइटल में चेंज आएगी, एड्रेस में चेंज आएगी, ओपिनियन में चेंज आएगी। क्या पहले लिखा था अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अब जो ओपिनियन दे रहे हैं खाली मॉडिफाइड नहीं आएगा, या क्वालिफाइड दे तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स दे रहे हैं तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो डिस्क्लेमर ऑफ बेसिस में चेंज आएगी। पहले उसकी हेडिंग और हेडिंग के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। अच्छा, ओपिनियन में भी जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, अब वो स्टेटमेंट में भी क्या आएगी, चेंज आएगी। अच्छा, 5वां पैराग्राफ का नाम क्या था, मैनेजमेंट की। मैं बीच में 3 बातें खा तो नहीं गया, कहीं खा गया हूँ। उन तीनों को हमने एक स्पेशल नाम देते हैं, स्पेशल एरिया। उसमें कौन कौन से आते हैं, गोइंग कंसर्न, कैम और अदर इंफॉर्मेशन। इसको जरा फिलहाल साइड पर फेंकते हैं, इसको मैं बाद में आऊँगा इसकी तरफ। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज आनी चाहिए, ऑडिटर की चेंज एक जगह पे चेंज आएगी जब आप ओपिनियन खराब करते हैं, वो किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, 9वां क्या था, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें चेंज आ सकती है कभी कभी आई कैप वो। अच्छा, उसमें ना 4 बातें हैं। 9वां, चलिए 10वां कर लें। 10वें के अंदर भी 4 बातें हैं। पहला प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स वाले पॉइंट, तीसरा ज़कात, एक और है हाँ टाइटल वाला। अच्छा, 4 बातें हैं। इन 4 में से 2 को अक्सर वो तंग करता है। एक ज़कात वाले पॉइंट को छेड़ सकता है और दूसरा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 11वां एलिमेंट कौन सा है, एंगेजमेंट पार्टनर का, उसमें कोई चेंज आएगा। 12वां। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इनमें कोई चेंज। तो चेंज कहाँ कहाँ पे आया, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग। अच्छा, 3 पैरा मैंने साइड में फेंक दिए थे, कौन कौन से थे, गोइंग कंसर्न, कैम और अदर इन्फॉर्मेशन। तो कोर्स का पार्ट ही नहीं है तो टेंशन लेनी ही नहीं है। कैम उसका एक अपना स्टैंडर्ड है, और गोइंग कंसर्न सिर्फ उसी वक्त आएगा जब क्या होगी, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अच्छा, एक और सवाल, अगर मैं इन तीनों एरियाज को शामिल ना करूं रिपोर्ट में तो क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होगी? अगर मैं इन तीनों एरियाज को रिपोर्ट से बाहर फेंक दूं या किसी भी एक एरिया को रिपोर्ट से निकाल दूं, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या नहीं होगी? क्या कैम हर रिपोर्ट में आता है? क्या गोइंग कंसर्न हर रिपोर्ट में आती है? तो इसका मतलब है कि अगर ये नहीं भी आ रहे तो मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं हो रही, और अगर इनको मैं ऐड करूं तो रिपोर्ट मॉडिफाई फिर भी नहीं होगी। क्यों? ये स्पेशल एरियाज हैं, ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ये बात समझ आ रही है? ये स्पेशल एरियाज हैं, ये चहीते एरियाज हैं। अगर आएंगे तो अपना पूरा स्टैंडर्ड लेकर आएंगे। कैम आएगा तो क्या लेकर आएगा, 701। गोइंग कंसर्न आएगा तो क्या लेकर आएगा, 570। और दूसरा वाला कौन सा है, 720, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अगला सवाल, डिस्क्लेमर के साथ कैम आएगा, इस बात पे कायम रहना है। तो कैम क्या है, एडवर्ड्स के साथ आ सकता है, क्वालिफाइड के साथ आ सकता है। एक रिपोर्ट में क्या कैम, ईओएमपी, ओएमपी तीनों आ सकते हैं। तो पहले कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और एंड पे कौन सा आएगा? ये डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस या ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के ऊपर, ये जजमेंट पे बेस करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? जो वो समझते हैं और जो एक्चुअल में होता है उसका डिफरेंस। अगर आईकेएल आपसे कहता है कि इसको डिफाइन करने के साथ साथ कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दे दें, तो वो क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस।
वो क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस। अच्छा, एक और एरिया है, आप एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए जाते हैं और अनसर्टन है कि ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। स्पेशल एक एरिया है 705 के अंदर, उसका नाम बता सकते हैं? मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। भाई अच्छा, जलसे में है। अच्छा, तो अगर आप एक ऑडिट में पहुंचे हैं और आपको डाउट है कि एंटिटी सर्वाइव कर रही है या सर्वाइव नहीं कर रही, अच्छी बात करेंगे तब भी फंसेंगे, बुरी बात करेंगे तब भी फंसेंगे, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड कहता है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या दे देना है और खामोशी से भाग जाना है ताकि आप पे ब्लेम ना आए। ओके, हुक्म नहीं, इसमें सिर्फ हम भागने की करेंगे। अच्छा, कैम और ईओएमपी में क्या क्या फ़र्क है? एक तो वीडियो मैं दे दूंगा, वो तो अलग है, बट मैं ज़रा आपसे भी पूछना चाहूँगा कैम। अच्छा, आज तक ICAP ने ये सवाल नहीं पूछा इन दोनों में डिफरेंस का, मगर कभी भी आ सकता है, मॉक में आ सकता है। तो कैम की स्पेलिंग KAM और EOMP की स्पेलिंग EOMP, पहला डिफरेंस ये हो गया। कैम में 3 वर्ड्स हैं, EOMP में 4 वर्ड्स हैं। उसके बाद कैम में तीनों कैपिटल आते हैं और EOMP में E कैपिटल है, बाकी 3 स्मॉल हैं। 3 डिफरेंस ये लिख कर आएंगे, ये लिख कर आएंगे, आप बता दें। कैम जो है वो हर कंपनी के लिए होता है, सिर्फ किसके लिए होता है? और EOMP वो हर कंपनी के लिए होता है। कैम का अपना एक ज़ाती स्टैंडर्ड, उसका नाम क्या है? 701। और EOMP के लिए कौन सा है? 706। इन दोनों में से करंट पे लाजमी कौन सा है? और EOMP हम करंट और फ्यूचर या पास्ट के ऊपर भी दे सकते हैं। इनमें से किसको ऐड करूं तो रिपोर्ट खराब होती है? EOMP को। यहां तक क्लियर है? चलें अब आगे आते हैं। ये सवाल एक आपके सामने है, सोचें इस सवाल पे क्या होगा। सर जी, ये ऑटम 14 है, यहाँ से कट गया है। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 5 है गालबन, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और ये आपको 705 में नहीं मिलेगा, ये मैंने उठाया 560 में से। तो अगर आपने तलाश करना तो 560 में जाके तलाश कीजिएगा, मगर हम इसको देखेंगे 705 के अंदर ही। इसमें मुझे सिर्फ आपसे अकाउंटिंग करवानी है। सवाल पढ़ के बताएं इसकी सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। कभी कभी ICAP ये काम भी करवा रहा होता है आपसे। बचपन में पढ़ी हुई QM याद आएगी आपका सवाल में। QM ICAP है भाई, वो टेस्ट कर सकता है। एग्जाम थी, मैथ तो आता है ना। चले चले सवाल करें, ड्रामे ना करें।
आप में से कोई चीता जो खड़ा होके ये सवाल एक्सप्लेन करे? एनीवन? कोई अच्छा स्टूडेंट, कोई अच्छा बैक बेंचर जो साबित करे कि मैं आज बैक बेंचर नहीं हूँ? किसी भाई ने पहले ये सवाल अटैम्प्ट किया हो, अगर दोबारा से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें? हैं? रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। आई कैट के पेपर से रोते हुए नहीं आना, हंसते हुए बाहर आना। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू जो कि वॉलंटियर कर सकता है, चलें उसको एक अदद बिस्किट, एक अदद चिप्स और एक अदद, और अगर गलत हुआ तो सबको आप एक अदद खिलाएंगे। वो सबके लिए स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। अच्छा जी, बेसिकली ये सवाल ऑडिटिंग का नहीं है, ये सवाल अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग से भी ज़्यादा ये सवाल क्यूएम का है। ऊपर की बातों को इग्नोर करते हुए नीचे आए। एक सेल है कितने की? 500 मिलियन की। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस, यानी कि इसमें कॉस्ट भी और इसमें, और सीएमएल ने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है? किस पे? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मुझे बताइए, कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है? क्या 400 और 100 है? ये 400-100 वाला कितने लोग हैं? कौन कह रहा है कि प्रॉफिट? हाय हाय, काश मैंने आपको स्टेज पे बुला लिया होता, फिर आप सबको जूस, बिस्किट, चाय सब कुछ खिला रहे होते। 416 ये किसका आया था? बेसिकली ये 500 किस पे खड़ा हुआ है? ये 500 120 पे नहीं, किस पे है? ये 500 किस पे खड़ा हुआ है? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, हाँ जी 416 पॉइंट, ये कैसे आता है? ये 500 किस पे खड़ा हुआ है? 120 पे खड़ा हुआ है, 100 पे खड़ा हुआ है, ये 80 पे खड़ा हुआ है? 100 और मल्टीप्लाई किससे करना है? तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट है? 416.67 क्या है? तो प्रॉफिट कितना है? 83 पॉइंट। लड़ता क्यों है यार? अच्छा, इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी है? क्या 105 एनआरवी है? कितनी है? 500 माइनस कितनी आएगी? 395 की एनआरवी या कॉस्ट कितनी है? 417। तो लोअर लेकर आएंगे, कितने से गिरेगी? 21.67 समथिंग लाइक दिस। अब ऊपर आ जाए, पीबीटी कितना है? इसका 5% ले, क्रॉस कर रही तो क्या कर देंगे उसको? तो ये सवाल मुश्किल था या आसान था? ऑडिट का सवाल है, ये आपस की बात है। ये सवाल ऑडिट का है, ये सवाल किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, IAS 2 का सवाल है। ये बेसिकली उसने आपसे इन्वेंट्री की वर्किंग करवाई है, मगर इसके बाद जितने भी सवाल होंगे ना, उसमें वो आपको इन्वेंट्री निकाल के देगा। जब उसने कहा कि यार बच्चों को तो स्टैंडर्ड आता है, फिर उसने एक और सवाल निकाला। वो सवाल है ये, पहले आपने इसका पार्ट बी करना है, ए और सी बाद में करेंगे। पार्ट बी पे गौर करें, पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी
ये पता नहीं क्यों आ रहा है, हालांकि इससे पहले बिलों में नहीं था। मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि इसको मसला ना है ज़्यादा। यार आप लोग इसे देंगे तो हम पैसे ही दे देंगे इस बेचारे को। चले चले जल्दी करें। हाँ ये सही है, लगा लो चार्जर लगा लो, एक और लगा लो, कॉलेज की बिजली भी। हाँ जी, पावर जनरेशन सुन लें यार, सुन लें। PGL पावर जनरेशन लिमिटेड हैज़ यूज्ड द फ्यूल प्राइस एट 30 जून टू वैल्यू इट्स क्लोजिंग फ्यूल इन्वेंट्री। जो वैल्यू आई है वो इंक्रीज हो गई है 500 से 750। PBT कितना है, बस ये सवाल है। चले 2000 का 5% लें, 100। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट, और क्या कभी एनर्जी बढ़ती है? यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 से बढ़ के तो हमें लेना क्या है, 750 या 500? तो ये इसका इंक्रीज हमने काउंट, मगर उन्होंने कर लिया है। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को क्या कर लिया है, इन्वेंट्री रीवैल्यू नहीं होती। तो जो 250 का उन्होंने प्लस किया, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री क्या है, ओवरस्टेटेड। इसका क्या आया था, कितने से ओवरस्टेटेड है, 150 से। 250 से तो है ना, इससे कितना ऊपर है, 150 ऊपर है। पर वैसे उसका कोई फील आ रही है, फील आ रही है ना। तो आई के में दोनों बातें दिक्कत आनी है, अपनी फील पे नहीं जाना। क्या सवाल क्यों बनाया है? Consequently, the value of fuel inventory has been increased from। तो ये आपने अज्यूम करना था मेरी जान। ये देखो जरा पढ़े सोल्यूशन, पढ़ो तो सही। अब देखिए आपके दिमाग में क्या आया था, परवेसिव। आप ये भूल गए थे कि ये सिंगल अकाउंट को टारगेट कर रहा है, मल्टीपल अकाउंट्स को टारगेट नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सवाल में कंफ्यूज होने से बेहतर है कि क्या करें, दोनों बातें लिखें, ज़्यादा बेहतर है। यार बहुत तंग कर रहा है। चले काम करते हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भी विजिबल है ना, फिर भी आएगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ जी जवाब पढ़ें। अच्छा मुझे बताएं, क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर हो तो कैम आएगा, कैम आ सकता है, सॉरी हो गया। अच्छा जी अगला पार्ट 1 पढ़े, पार्ट 1 देखें। मैनेजमेंट आपको क्या नहीं दे रही है, जो कि अपने अंदर क्या होता है, एक परवेसिव ऑडिट एविडेंस। और अगर वो आपको देने से कासिर है तो मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। और कौन से वाला, तो यहाँ ये वाला। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, नीचे वाला बता दें जल्दी से। यहाँ पे एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, यहाँ पे एंटिटी गोइंग कंसर्न, ऑल दो आपने पढ़ा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, डिस्कस कर सकते हैं, या मंडे को कर लें। चलें इसको हम आगे मंडे पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, छुट्टी नहीं दे रहा। एक सवाल और है, ये वाला नीचे वाला नहीं किया था, इस पे आप लोग ब्रेक पे गए थे, इसका पार्ट भी देखें।
कंपनी का नाम क्या है? पीबीटी कितना है? ले 5%। अब जहन में होना चाहिए क्या हो रहा है। मैनेजमेंट ने 2 महीनों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कितनी बनती है? क्रॉस कर रही है, इमटेरियल है, बस यहाँ तक लिखो। वो पूरी बात करनी है एग्रीगेट वाली साथ में लाके। हाँ, इम्पेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आएगा क्योंकि वो शट डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको इम्पेयरमेंट पे देखना पड़ेगा कि एंटिटी ने इम्पेयरमेंट के ऊपर काम शाम किया या नहीं किया। अगर नहीं किया हुआ तो ये भी अलग से क्या है? मिसस्टेटमेंट। अच्छा, अगर एक रिपोर्ट हो और दोनों ही मिसस्टेटमेंट्स हो और दोनों ही मटेरियल हो तो किसके ऊपर रख के रिपोर्ट दूं? दोनों को क्या कर लेंगे? तो वहां पे कंपेयर नहीं करना, वहां पे क्या कर लेना है? अच्छा जी, अभी तो ब्रेक दे के आए हैं, अभी तो आधा घंटा पड़ा हुआ है। हाँ, क्या भाई? हाँ, मैं आपकी उस बातों में आने वाला हूँ ही नहीं आज। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे पास पूरी किताब है, किताब ये लें। खत्म हो गया? अच्छा जी, चले एक सवाल और करते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे कि हम जाना या नहीं जाना। वो एक सवाल करने के बाद फैसला करेंगे। अच्छा जी, सवाल देखिएगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, जी ये एक सवाल है S18 ATL, इसको मैं ज़रा वो कर दूं आपके लिए। सिर्फ इसका पार्ट 1 देखिएगा। ओनली पार्ट 1 इज टू बी कंसिडर्ड। क्या बात। कभी कभी ना तुम आरफाना बातें करते हो, कभी कभी तुम बहुत बोंगी बातें करते हो, कभी कभी बहुत आरफाना बातें कर जाते हो। मतलब 6 क्राइटेरिया आते हैं तुम्हें? अच्छा जी, अब अगेन ये सवाल ऑडिटिंग का नहीं है, ये सवाल IS 38 का है। अब अगर आपको ऑडिटिंग बहुत अच्छी भी आती है ना, ये सवाल आ गया और आपको अकाउंटिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं आता, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हैं। आप क्या हैं? फारिग। तो इस सेशन से आपने सीखा क्या है कि आप कौन हैं? फारिग। अच्छा जी, कुछ लास्ट पॉइंट सुन लें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखें, आज की शाम आपके पास है, आज की रात भी आपके पास है, कल का पूरा दिन आपके पास है, फिर परसों क्लास कितने बजे है? यानी कि सुबह से लेकर 2 बजे तक भी आपके पास टाइम मौजूद है। सिर्फ एक काम करना और कुछ नहीं करना। आपने वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, मैं फ़ौरन से क्लास के फ़ौरन बाद ही उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपसे जी ग्रुप में और काम है। आपसे गुजारिश है कि आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इग्नोर कर दिया, देखें ये चीज़ अभी अभी
प्रिपेयर्ड है, वो क्या कहते हैं, हथौड़ा नहीं, लोहा गर्म है। तो आज अगर आप जाके इनमें से कोई से 4 सवाल भी लिख के कर लें, मैंने बैग बंद करने का तो कहा ही नहीं है इम्प्लाइडली। तो ये सवाल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स अगर अच्छे आते हैं, देखें ये काम कहाँ पे आएंगे, एक तो यहाँ पे काम आ रहे हैं, फिर सब्सटेंटिव में काम आएंगे, फिर आगे जाके रिस्क में काम आएंगे। जब आप निकाल दें ना व्हाट इज बिजनेस रिस्क एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क, तो वो टेक्निकली अकाउंटिंग पूछ रहा होता है आपसे कि IAS 21 में क्या मसला आएगा, 37 में क्या मसला आएगा, 16 में क्या मसला आएगा, 10 में क्या मसला है, 37 में क्या मसला है। तो ऑडिटिंग का पेपर फेल ऑडिटिंग नहीं करवाती, कौन करवाती है, अकाउंटिंग करवाती है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस महफिल को आके 4 चांद लगाए। बाहर जाते हुए गले में चाय के पैसे डालते हुए जाइएगा। मंडे को मुलाकात करते हैं, मंडे को मुलाकात करते हैं। रब रखा।